नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा अशोक वानखेड़े। और आज सबसे महत्वपूर्ण विषय है। विषय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आप तक जो जाती है हमारी आवाज, जो सच हम आप तक ले जाने की कोशिश करते हैं, उसको काल कोठरी में बंद करने की तैयारी है। इस आवाज को, इस जुबान को, सबको काल कोठरी में कैद करने की तैयारी है। अभिसार शर्मा, टीवी के दौर से यूट्यूब के दौर तक आप लोग एक लंबे वक्त से देख रहे हैं। अभिसार पर एफआईआर दर्ज हो गई है। इससे पहले 2 दिन पहले, अभिसार पर एफआईआर से 2 दिन पहले सिद्धार्थ वरदराजन, बड़ा नाम है, कई बार हम लोग भी उनको फॉलो करते हैं, पत्रकारिता में जो उनका पत्रकारीय सरोकार है उसको देखते समझते हैं। करण थापर, पत्रकारिता में आज से नहीं बहुत समय से हम उनको देख रहे हैं। दोनों पर 2 दिन पहले राजद्रोह मुकदमा पहले से था, उसमें राजद्रोह जोड़ दिया गया। बीएनएस में 152 है। अड्डा सबका एक है। अभिसार, सिद्धार्थ वरदराजन, करण थापर, सबका अड्डा एक है। असम, मतलब इनका अड्डा नहीं है, इनके एफआईआर का अड्डा, राजद्रोह का अड्डा। 152 राजद्रोह अभिसार पे भी लगा है, यानी एक ही ठिकाना है। मुसीबत इतनी नहीं है, हम गाली भी खाते हैं कई बार। मैं तो भाई नहीं कंट्रोल कर पाता तो मैं रिएक्ट भी करता हूं, मुझको समझाते भी हैं भाऊ, बड़े भाई के रूप। गाली हम खाएं, धमकियां हमको मिले, एड्रेस बताओ, आते हैं। एफआईआर हम पर हो, मतलब गाली धमकी और एफआईआर। गजब, गजब। ये डबल इंजन वाली सरकार, गजब। यही दिन तो लाया है 11 साल में। और फिर कह रहा हूं शुरुआत में, 11 साल में नफरत फैलाने के अलावा कुछ नहीं किया है। यही दिक्कत है ना कि नफरत ही बोल देते हैं। 11 साल में नफरत फैलाने के अलावा, इस देश को पीछे ले जाने के अलावा कुछ नहीं किया है। फिर रिपीट कर, मैं आपको ये पूरी स्टोरी शुरू हो उससे पहले कहूंगा भाऊ को स्क्रीन पर ले आइए और आपको एक छोटी सी कहानी बस बताता हूं। स्वागत है भाऊ आपका। गेस्टापो हिटलर की सीक्रेट पुलिस थी। राजनैतिक विरोधियों को ठिकाने लगाने के लिए 1933 में हिटलर ने ये गेस्टापो बनाई थी, सीक्रेट पुलिस। मैं सिर्फ कहानी बता रहा हूं, और मुझे पता है कहानियों को समझने की क्षमता भारतीयों में बहुत होती है, क्योंकि जन्म लेते ही दादी नानी की कहानी से सोते हैं। तो गेस्टापो की जो सीक्रेट गेस्टापो पुलिस थी, ये राजनीतिक विरोधियों को ठिकाने लगाती थी। मैं इसके आगे बस केवल आपको एक जो उसी सेंटर में अफसर थे उनका कोट अनकोट स्टेटमेंट बताऊंगा। गेस्टापो बस इतने बताना है, गेस्टापो चर्चा नहीं। अफसर का नाम था यूर्गेन म्यूलर। यूर्गेन म्यूलर ने बताया 10 काल कोठरियों वाले उस सेंटर को लेकर के कि यहां पर मेमोरियल में कुल 10 कोठरियां थी जहां हजारों महिला पुरुष नाजी काल में कैद किए गए। इन दीवारों पर उन्होंने अपने सपनों को लिखा, अपनों के लिए संदेश लिखे और डर तथा चिंताएं भी बयान की। इन कोठरियों की दीवारों पर लिखी उनकी भावनाएं हिटलर की क्रूरता और एक ऐसी अंधी सोच का चेहरा दिखाती है जिसमें राष्ट्रवाद के नाम पर नस्लवाद और अत्याचार की सारी हदें पार की। बस कहानी में जो निचोड़ था ना, सारांश, कहानी का सारांश, वो आखिरी 2 लाइनों में था। राष्ट्रवाद के नाम पर उसकी आड़ में सब कुछ हुआ, नस्लवाद, नफरत, हिंसा, अत्याचार, यहूदियों का शिकार, सब हुआ उसी के आड़। अब आते हैं पत्रकारिता पे। इस दौर में अगर नोट में आप चिप ढूंढिए तो आपको इनाम मिलेगा। इस दौर में अगर हिंदू मुसलमान का दंगल करवाइए, घंटे भर का दंगल, 4 कुकुर झौझौ वालों को बैठा करके,
तो आपको सिक्योरिटी गार्ड मिलेंगे, साथ में पुलिस वाले चलेंगे लेके कार्रवाई। आप अगर इस देश के असली डीएनए को उसके साथ छेड़छाड़ करके, इस देश का जो सतरंगी डीएनए है उसको छेड़छाड़ करके आप अगर ब्लैक एंड व्हाइट कर देंगे तो आपको 15 करोड़ का पैकेज मिलेगा और सिक्योरिटी सीआरपीएफ वाली भी मिल सकती है और मिलती है। बस देश का डीएनए बदल देना है। हम सतरंगी हैं ना, हम लोग तो जश्न जीवी हैं, जश्न में रहते हैं, होली है, दिवाली है, कलरफुल, हमारा देश कलरफुल है, उसको ब्लैक एंड व्हाइट करना है, उसी पे इनाम मिलेगा। वही दौर चल रहा है और असम को उसका अड्डा बनाया गया है। नफरत बताते हैं, हम नफरत फैला रहे हैं, नफरत हम फैला रहे हैं। इनके नफरती बयानों को अगर दर्ज करवाएं तो सुबह से शाम तक खत्म नहीं होंगे, शाम तक नहीं खत्म होंगे। मैं सीधा भाऊ के पास चल रहा हूं, लेकिन जरा दिखा देता हूं आपको खबर के पहले। सबसे पहले एक फोटो देख लीजिए, ये फोटो लाइए भैया, ये लाइए। ये 3 फोटो हैं। सबसे इधर किनारे से चलिए, करण थापर हैं, उसके बाद बीच में सिद्धार्थ वरदराजन है और एक छोर पर अभिसार। तीनों पर एफआईआर असम में हुआ है। नेक्स्ट लाइए जरा, अगला अगला लाइए। ये खबर है जिसकी वजह से एफआईआर हुई अभिसार। ये खबर हमने भी चलाई है। मुझे लगता है भाऊ ने ही इस खबर पर कार्यक्रम किया था या हम दोनों ने किया था। ये खबर हमने भी चलाई है, भाऊ ने शायद किया था। इस खबर पर आधा आदिवासी जिला ही जब जज ने क्लास लगा दी थी, शायद डायरेक्ट हिट में ही ये खबर चली थी। 3000 बीघा सौंप दिया। हटा दीजिए जरा, पीटीआई ले आइए। पीटीआई जिसने कल सबसे पहले ट्वीट करके जानकारी दी कि ये एफआईआर हो चुका है। ये देखिए आप स्टोरी, एफआईआर फाइल्ड अगेंस्ट जर्नलिस्ट अभिसार शर्मा बाय गुवाहाटी पुलिस। ठीक है, इसमें सब है। ये देखिए एफआईआर की धाराएं देख लीजिए, 152, 196 और 197। 152 ये भारतीय न्याय संहिता, जो इतिहास में लिखा जाएगा कि ये अमित शाह की देन है, तो उसी की 152 ये राजद्रोह है। हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए। वायर की हेडलाइन दिखा दीजिए, तारीख सनद रहे लोगों को। ये देखिए 18 से आज हम 22 में बैठे हैं, इतने ही दिन में सब हुआ है। असम पुलिस इन्वोक सेडिशन लॉ इन सेकंड केस अगेंस्ट द वायर, नेमिंग वरदराजन करण थापर। ये पहले से 11 जुलाई का केस था, उसमें जोड़ दिया राजद्रोह का, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से इन्हें प्रोटेक्शन मिल रहा था, सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली थी। तो क्या करना था उसके लिए, मामले गंभीरता बढ़ानी थी, तो राजद्रोह आ गया। चलिए, इसके बाद निंदा जो है, डीजी पब ने निंदा किया है और बाकी जो अलग अलग संगठन है सबने निंदा की। और मैं सार्वजनिक रूप से कह दूं कि मैंने उस ग्रुप में भी लिखा है कि निंदा से अब हमको ऊपर उठ जाना चाहिए, क्योंकि भविष्य में निंदा करने वाला आपको मिलेगा नहीं ढूंढने, कोई निंदा करने वाला नहीं मिलेगा। भाव पर मुकदमा हो जाएगा, जेल में डाल दिया जाएगा, हम पर हो जाएगा, कोई निंदा करने वाला नहीं मिलेगा। क्योंकि आज ही मैं देखता हूं, निजी तौर पर ये बात कर रहा हूं, बुरा बहुत लोगों को अगर लग रहा हो तो पहले माफी मांग लेता हूं, क्योंकि बहुत मेरे अग्रज भी पत्रकारिता में, अनुज भी है और मित्र भी है। इसलिए क्योंकि हम लोग देखते हैं ना, किसी एक पर मुकदमा हो जाता है तो तमाम चर्चाएं होती हैं आपस में, अरे हो गया है, थोड़ा 2 दिन शांत रहो, नहीं सरकार के खिलाफ 2 दिन इस समय मुकदमा चल रहा है। अरे जब ऐसे करना है तो खत्म करो पत्रकारिता, बंद करो, शटर डाउन करो, घर बैठो या जाओ ब्लैक एंड व्हाइट करो, कुछ नोट में चिप लगाओ। निंदा से ऊपर उठना होगा। जिंदगी एक बार मिली है, रहेगी, चली जाएगी। भाऊ के पास में चल रहा हूं, दिखाना था जो दिखा दिया और बहुत वक्त भी मैं खा गया। भाऊ देखिए आशीष, मैं अभिसार को तो व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। मैं अभिसार के साथ मैंने एबीपी में जब मैं कॉन्ट्रैक्ट पे था तो मैंने बहुत काम भी किया। अभिसार जब यूपीए सरकार थी तब यूपीए सरकार को भी लताड़ने में अभिसार ने कोई कमी नहीं छोड़ी। भाजपा सरकार आई तो उसके बाद अभिसार को छोड़ना भी पड़ा एबीपी। अभिसार पे बहुत प्रताड़ना हुई। उनकी पत्नी एक सरकारी जॉब में है तो उनके घर में लगातार नोटिस आते रहे। एनडीटीवी के जो केसेस थे उसको लेकर कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी छींटे कसी, लेकिन उन सब से वो तब के निकले हैं।
तब के निकले हैं और फिर यूट्यूब पर उन्होंने अपनी बयान अपना कार्यक्रम शुरू किया। ये जो केस है, ये सर्वोच्च मतलब एक गुवाहाटी हाईकोर्ट का टिप्पणी थी भाई। ये क्या पूरा जिला ही दे दोगे क्या? 3000 बीघा जमीन कितनी होती है? आदिवासियों के संरक्षण, उन्होंने जंगल कानून, तमाम कानूनों की अवहेलना कर दी। ये जज साहब ने कहा। क्या कोर्ट ने यदि किसी सरकार के खिलाफ स्ट्रिक्चर पास किए, कोर्ट ने किसी सरकार के खिलाफ यदि कोई डिसीजन दिया, निर्णय दिया, तो क्या उसका रिपोर्टिंग भी नहीं होगा? अब बात यहां तक आ जाएगी। राष्ट्रद्रोह के तो मुकदमे उत्तर प्रदेश में भी थोक में लगे थे। इलाहाबाद हाईकोर्ट को कहना पड़ा कि भाई सरकारें कुछ भी कहे, नेता कुछ भी कहे, लेकिन डीएम और एसपी का दिमाग घर पे रख के आते हैं क्या? क्या उसको राजद्रोह नहीं कर सकते? और आपने सही कहा, ये आसाम की पुलिस है। गुजरात में कोई कांग्रेस का एमएलए ट्वीट करता है तो आसाम के किसी जिले में एफआईआर दर्ज हो जाती है, प्लेन डाल के उसको उठाया जा सकता है। नरेंद्र मोदी के बारे में कोई टिप्पणी करता है कांग्रेस का प्रवक्ता, तो आसाम की पुलिस बाय फ्लाइट आके उसको प्लेन से उतारती है, चलते प्लेन से। अभी दिल्ली हाईकोर्ट को उसको प्रोटेक्शन देना होता है। मुझे अटल जी का वो भाषण भी याद है लोकसभा, जिन्होंने मराठी बात कही थी। उन्होंने कहा कि मराठी में कहते हैं, निंदकाचे घर असावे शेजारी। जो आपकी आलोचना करता है, यदि वो आपका पड़ोसी है, तो आपके जीवन में निखार आएगा। भ्रष्टाचार सिर्फ कांग्रेस की सरकार में होता है, उद्धव की सरकार में हो रहा था, कर्नाटक में ही होता है। भ्रष्टाचार सिर्फ तेलंगाना में होता है, भ्रष्टाचार हिमाचल में, भ्रष्टाचार बंगाल में, भ्रष्टाचार तमिलनाडु में। बाकी राज्य दूध के धुले हैं। अच्छा, ये कोई पत्रकार ने लगाए हुए आरोप नहीं है कि भाई उस आरोप की आपने कोई चेकिंग भी नहीं किया और आपने सीधा सीधा उसी को रिप्रोड्यूस किया। अरे ये कोर्ट की टिप्पणियां हैं। यदि अभिसार ने राष्ट्रद्रोह किया है तो फिर कोर्ट के जज साहब ने भी राष्ट्रद्रोह किया है। एक मुकदमा जज साहब पे भी होना चाहिए। और ये जानबूझकर, आसाम दूर दराज का राज्य है, भाषा का प्रॉब्लम है, और इससे आशीष ये सत्ताधीशों का कैरेक्टर हो गया इस देश। बीजेपी को देखे देखे कांग्रेस में भी ये गुण आ गया है। सुनील नामदेव नाम का पत्रकार है, बघेल सरकार में उसे 2-2, 3-3 बार जेल में डाल दिया गया, उसका पूरा घर तोड़ दिया गया, उसके बच्चे पत्नी रास्ते पे आ गए, क्योंकि उसने बघेल का भ्रष्टाचार ओपन करने का, बघेल के भ्रष्टाचार पे सवाल उठाया। नहीं, आप नक्सलवादी जो राज्य है जहां नक्सलों का प्रकोप है, वहां सीधा पत्रकारों का नक्सलों के साथ जोड़ के उनको अंदर कर देते। एक मुकदमा तो मुझ पे लगा हुआ है तेलंगाना में, कांग्रेस की सरकार है वहां पे, और वो वही है जो आसाम में हो रहा है। एक कोई व्यक्ति खड़ा होता है, वो व्यक्ति कैसा खड़ा होता है पता नहीं है। कौन है व्यक्ति जिसने कहा कि अभिसार देशद्रोह का काम कर रहा है? उसने एक कंप्लेंट कर दी और एफआईआर फाइल होती है पुलिस में। हमारे यहाँ न्यायपालिका का सिस्टम, मैं पहले भी 2-3 कार्यक्रमों में कह चुका हूं, खासकर ईडी के मामले में, ऐसे केसेस के मामले में, जो पुलिस अधिकारी ये इस टाइप के केसेस दर्ज करते हैं, उनका प्रमोशन रुकना चाहिए, उनका डिमोशन होना चाहिए, उनके ऊपर कुछ एक्शन होनी चाहिए। तभी कुछ पुलिस डिपार्टमेंट या ईडी के अधिकारी सिर्फ नेताओं के कहने पे एफआईआर दर्ज करना बंद कर देंगे। ये प्रताड़ना है आपको। आप भागते रहिए, गुवाहाटी जाइए, आप उस गांव में जाइए जहां आपके खिलाफ मुकदमा है, आप परेशान हो जाइए, क्योंकि आपको वैसे परेशान नहीं कर पाते, आपकी ईडी कुछ नहीं कर पाती, इनकम टैक्स, सब। जब आप क्लीन हो सब जगह से, तो फिर ये नया सिस्टम है, हो जाएगा, उसमें छूट जाएगा अभिसार।
लेकिन 6-8 महीने गए आपके, 1 साल गया आपका, डेट पे डेट परेशान। लेते रहेंगे, डेट पे डेट लेते रहेंगे, या फिर आप सर्वोच्च न्यायालय जाइए, हम्म, फिर सर्वोच्च न्यायालय आपको इम्यूनिटी देगा। लेकिन कभी न्यायपालिका ने इस एंगल से देखा कि जो अधिकारी ये गलत काम करते हैं, क्या उस अधिकारी पे एक्शन नहीं होनी चाहिए? हम्म। तभी जाके अधिकारी उनका सुनना कम बंद कर देंगे। नहीं तो ये तो बहुत इजी काम है, गांव गांव में लगा दीजिए एप्लीकेशन। जिसने अभिसार को कभी मिला नहीं, जो अभिसार देखा नहीं, भाई यदि 3,000 बीघा जमीन क्वेश्चन में है तो सरकार सवाल में आएगी ना। 2 साधु मारने पे यदि उद्धव ठाकरे की सरकार नहीं मरवाया बोला जाता है, हम्म। उनके लिए तो सब या झूठ है। एक मैनेजर, सेलिब्रिटी मैनेजर की ऊपर से गिर के मृत्यु होती है, तो उसमें ठाकरे परिवार ही उसका हत्या करने का आरोप लग सकता है। अनिल देशमुख के खिलाफ 100 करोड़ वसूली का आरोप लगा, क्या हुआ? चार्जशीट में क्यों नहीं आए 100 करोड़? रिया चक्रवर्ती के बैंक के जो अकाउंट जिन चैनलों ने दिखाए उन पे एक्शन होनी चाहिए। नहीं नहीं, उनपे कहाँ होगा। कहा ना, पार्ले बिस्कुट 5 रुपए का पैकेट छोटा हो गया, जुबान लंबी हो गई, उनको क्यों कोई बोलेगा कुछ। छोटा पैकेट होता जा रहा है 5 रुपए वाला लेकिन पार्ले का, लेकिन वो लेकिन जवाब वो। लेकिन मैं हाँ। आपको बता दूं, आपने जो हिटलर का उदाहरण दिया, जर्मनी का उदाहरण दिया, उसके बाद भी जर्मनी में लगातार लोकतंत्र और मानवता को बचाने के लिए लोग संघर्षशील थे। लाखों वहां लोगों की नारी। जान चली गई, लेकिन लाखों लोगों की जान चली गई, लेकिन लोग रहे। अंग्रेजों ने कम दमन नहीं किया इस देश में, मुगलों ने कम दमन नहीं किया इस देश में। पूरा मराठा साम्राज्य नेस्तनाबूत हो गया। संभाजी महाराज की हत्या कर दी गई। महाराज की जो कैपिटल थी रायगढ़, वो कब्जा कर लिया गया। क्या मराठा साम्राज्य पस्त हुआ? रास्ते पे खुले प्रांगण में सरकार चली। औरंगजेब मर गया, मराठा साम्राज्य वैसे की वैसे ही रहा। इतना ही नहीं रहा, उसके बाद मराठी साम्राज्य ने दिखा दिया कि वो क्या कर सकते। तो नहीं ये भाऊ। प्रताड़ना मत करिए। आप इतिहास देखिए, क्या रावण ने कम कम ये किए प्रताड़ना की? कंस ने कम प्रताड़ना की? इसकी परिणति क्या हुई? जो लोग परिणति इन क्या फिर भाऊ सनातन की बात करते हैं, मैं उन्हीं की भाषा में उत्तर दे रहा हूं। हम्म। जाएंगे, एक अभिसार जाएगा, वरदराजन जाएंगे, करण थापर जाएंगे, चित्रांशी जाएंगे, वानखड़े जाएंगे, तो आवाजें कम नहीं होगी, नए लोग पैदा होंगे। लेकिन हमारे लेकिन पहले भाऊ भी बोलने वाले अरुण शौरी थे, हाँ। कुलदीप नैयर थे। इंदिरा जी के आपातकाल में, इंदिरा जी के आपातकाल में उस प्रताड़ नाग पर कविता लिखकर पब्लिश करने वाले मनु शर्मा भी थे। आज वो लोग नहीं है, या रिटायर्ड हो गए हैं। हम नहीं रहेंगे, कोई और आएगा, ये मशाल चलती रहेगी। लेकिन सभी नहीं राजनीतिक दलों ने इसका, होता क्या है आशीष, सत्ता में आने के बाद सत्ता का एक नशा है, चाहे कोई भी कितनी बात करे, और सत्ता का नशा अच्छे अच्छे को तानाशाह बना देता है। और जो तानाशाह प्रवृत्ति का इंसान यदि सत्ता में आए, तो फिर घनघोर प्रताड़ना करना शुरू कर देता है, जो हो रहा है वर्तमान में। इसलिए ये लड़ाई लड़नी होगी, और ये लड़ाई दर्शकों को भी लड़नी होगी। नहीं, बिल्कुल लड़नी होगी। और मैं एक लाइन की बात आपकी बातों पर ही मैं आगे बढ़ाता हूं कि एक तो कि रावण कंस सब ठीक था, लेकिन हमें अब कल्कि के अवतार का इंतजार हम नहीं कर सकते।
और इसलिए नहीं कर सकते, मैं बतौर सनातनी और हिंदू बन के बोल रहा हूं भाई, अगर द्रोही लगू तो लगते रहूं आपको। इसलिए क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है कि हर व्यक्ति में भगवान विराजमान है, आपके भी भीतर भगवान है, तो भगवान बनो ना भाई, भगवान बनो। हर व्यक्ति के भीतर राम है और रावण है, कौन हावी है यही अंतर होता है, कौन हावी है, राम हावी है तो आप राम हो, रावण हावी है तो रावण हो। पहली बात ये कि आप इंतजार नहीं कर सकते हो। और दूसरी बात, प्रजा, राजा कोई कितना भी बड़ा रहा हो, जब तक आप प्रजा रहेंगे तब तक आप पर ऐसे ही अत्याचार होगा। नागरिक बन जाएंगे तो अत्याचार बंद हो जाएगा। प्रजा, और भारत में, जर्मनी में नागरिक थे, कुछ वक्त के लिए वो प्रजा बन गए थे, लेकिन भारत में प्रजा थी, प्रजा है, आगे प्रजा न रहे तो दुरुस्त रहेगा। मैं आपको इसमें कुछ एक वो देता हूं, क्योंकि इसमें जो केस है 23 साल का लड़का है वो बरुआ, जिसने केस किया है। अब भागते ही केस कर लेंगे तो हो गया। अच्छा, राजद्रोह कर दिया अभिसार ने, इस सरकार को समझना चाहिए राजद्रोह किया है। अब ये नया, ये सब नए नए प्रयोग हैं कि भक्त आएगा कर देगा केस, एक कोई भी एक रिपोर्ट है, मैं रिपोर्ट को, ये रिपोर्ट जरूरी है भाऊ, बस मैं ये बता करके फिर आपसे कमेंट लूंगा, फाइनल कमेंट। ये रिपोर्ट है वॉशिंगटन डीसी में, अमेरिका में जो है, ये सेंटर फॉर स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइज्ड हेट एक ऑर्गेनाइजेशन है, और भारत में इंडिया हेट लैब एक और ऑर्गेनाइजेशन है। ये दोनों पूरे साल हम लोग जो भी नफरती बातें बोलते हैं उस पर नजर रखते हैं। ये क्यों मैं ये चर्चा में ला रहा हूं, अभिसार पर नफरत फैलाने का आरोप लगा है, नफरत फैलाने का। ये रिपोर्ट तैयार करती है 2024 की जो रिपोर्ट है, 2024 की रिपोर्ट में 1165 घटनाएं रिपोर्ट की गई हेट स्पीच की। 2023 से बढ़ोतरी कितनी रही, 74%। अगर जीडीपी ग्रोथ 10% हमारी हो जाए तो 47 तक विकसित देश बन सकते हैं, वो 6 6.5 पर लटक रही है। और नफरती भाषण ग्रोथ देखिए 74% की ग्रोथ रेट है। इसीलिए मैं कहता हूं कि नफरत में विश्वगुरु बना देंगे ये लोग। अब यही इनको बुरा लगेगा तो आशीष देखिए, बात देखिए, नफरत फैलाने वाले भाषणों पर सर्वोच्च न्यायालय को बोलना पड़ता है राज्य सरकारों को, आप एक्शन ले। नहीं, मैं और जो सच्चाई बयान करते हैं उनके ऊपर एक्शन होती है, सर्वोच्च न्यायालय के बोलना पड़ता है कि क्या काम कर रहे हो ये मूर्खतापूर्ण। बस ये हमारी सरकारी 3-4 मिनट बस मुझे दीजिए। इस रिपोर्ट में सबसे अधिक नफरती भाषण देने वाले 4 नेता हैं, 4 व्यक्ति हैं। 247 यानी टोटल हेट स्पीच का ये करीब करीब 22% अकेले यही 4 लोग दिए हैं। सबसे ऊपर कौन है, योगी आदित्यनाथ, दूसरे नंबर पर है नरेंद्र मोदी, तीसरे नंबर पर है अमित शाह, और चौथे नंबर पर है हिमंता बिस्वा शर्मा। अब कुछ और मैं 3-4 मिनट लूंगा बस भाव, ये जरूरी है। मोदी ने मुसलमानों को घुसपैठिया कहा था, इससे पता है देश में पूरा सद्भाव छा गया था। अगर मैं आज केस लेके जाऊं किसी थाने में, बता दे मुझे, कोई बता दे कहां मुकदमा दर्ज होगा, मैं मुकदमा करवाऊंगा नरेंद्र मोदी के ऊपर। आशीष, तुम बात करने का मुकदमा, बात का मुकदमा करते हो। अरे इस देश के लिए ओलंपिक में मेडल लाने वाली लड़कियां, उनकी इज्जत पे हाथ डाला एक नराधम ने, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं हो पाया, सर्वोच्च न्यायालय को जाना पड़ा। उसके बाद 22 अप्रैल को मैं कुछ एग्जाम्पल आज याद करवाना जरूरी है। 22 अप्रैल को कहा, जब कांग्रेस सत्ता में थी, मतलब वे सत्ता में थे, तो कहते थे राज्य की संपत्तियों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्तियां हड़प लेंगे, उन्हें उन लोगों को मौका दे देंगे जिनके ज्यादा बच्चे होंगे, वे इसे घुसपैठियों को दे देंगे। क्या आप अपनी मेहनत की कमाई घुसपैठियों को देना चाहते हैं? इतने दिन से 10 साल 2 टर्म प्रधानमंत्री रहने के बाद आदमी ये बात कहता है चुनाव प्रचार में, जब तीसरी बार मैदान में जाता है लोकसभा चुनाव में 2024 के, तब व्यक्ति जो मैदान में जाता है चुनाव के लिए लीड करते हुए, जिसका चेहरा होता है, वो ये बातें करता है। इस देश का नेतृत्व करने वाला, कहां मुकदमा होगा? कौन इस देश में नफरत फैला रहा है? शाह ने क्या कहा, अगला स्टेटमेंट शाह का सुनिए। अब हिंदुओं और आदिवासियों, झारखंड छोड़ो के नारे लग रहे हैं। क्या यह जमीन आदिवासियों की है या इन रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों की?
कांग्रेस उन्हें कभी नहीं निकालेगी क्योंकि उनका वोट बैंक है। हमें चुनिए, हम इन घुसपैठियों को उल्टा लटका देंगे, उन्हें सबक सिखाएंगे। लोग कहेंगे ये तो अच्छी बात है, अरे इतने घुसपैठिए आए कहां से? 10 साल से तो आप हो, उससे पहले आए थे तब तो अब तक डेमोग्राफी खत्म, चेंज हो जाती। उसके बाद जो है अगला नाम योगी आदित्यनाथ का। 18 मई 2024 को महाराष्ट्र के पालघर में क्या कहा इन्होंने? मुसलमानों को रोहिंग्या, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी और अफगानिस्तानी कहा और उन्हें औरंगजेब का वंशज बताया। आदित्यनाथ ने कहा कि आपके दादा दादी ने जो संपत्ति बनाई है, कांग्रेस उसका एक्सरे कराएगी और आधा संपत्ति आधा छीनकर रोहिंग्या, बांग्लादेशी, अफगानिस्तानी और पाकिस्तानी जैसे मुसलमानों को दे देंगे। क्या यह आपको स्वीकार्य है? आदित्यनाथ ने कहा छत्रपति शिवाजी महाराज ने पहले भी औरंगजेब पर विजय प्राप्त की, इसलिए आप औरंगजेब और उनके वंशजों को दोबारा महाराष्ट्र में नहीं आने दे सकते। क्या आप सहमत हैं? शर्मा ने क्या कहा? हिमंता बिस्वा शर्मा 2 नवंबर 24 को मुसलमानों के ऊपर, ये झारखंड चुनाव से घुसपैठियों को खदेड़ने और हिंदुओं और उनके गौरव की रक्षा के लिए है। सनातन धर्म की रक्षा के लिए एकजुट रहने का समय आ गया है। जब भाजपा सत्ता में आएगी तो हम कानूनी रास्ता अपनाकर घुसपैठियों को बाहर कर देंगे। ये हिंदुओं के सनातन धर्म के लिए चुनाव हो रहा है। यही भाषण दिया था कि मुसलमानों का वोट हमें नहीं चाहिए बाल ठाकरे ने, और 6 साल के लिए उनका मताधिकार। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर वो किया और राष्ट्रपति से निवेदन किया। राष्ट्रपति ने चुनाव आयोग की सलाह पर 6 साल के लिए उनके मतदान पर रोक लगा दी। चुनाव तो लड़ते नहीं थे, रोक तो दोनों पे थी। ऐसे मेरे पास अभी गिनाते चले। हेमंता बिस्वा शर्मा ने क्या कहा? 21 अक्टूबर 2024, बाबर अभी भी देश के कोने कोने में बसा हुआ है, अब समय आ गया है उसे बाहर निकाल दें। जरा बता दो कहां कहां है। मैं चुनौती देता हूं, साथ में चलूंगा पीछे पीछे माइक आईडी कैमरा लेकर के। बताओ कहां कहां बाबर है, किस किस घर में बाबर है, कहां कहां बाबर बैठा हुआ है। अब वही बात कह दे कि मतलब क्या है, आदमी बिस्कुट के चक्कर में क्या से क्या हो गया है? इनके नफरत भरे पड़े हैं मेरे पास, पूरी कुंडली है। हमने मोदी कहते हैं देश का प्रधानमंत्री, हमने लव जिहाद के बारे में सुना था, हमने जमीन जिहाद के बारे में बात सुना था, लेकिन अब वोट जिहाद हो रहा है। ये कहां पर कहा? महाराष्ट्र में कहा वोट जिहाद। हाँ। भाऊ इनका ये बताइए, ये कह दें अगर ये लोग कहें कि अशोक वानखेड़े नफरत फैला रहा है, अब इनका क्या है? कहीं पर ये भी होगा देश में, ये देश संविधान से चल रहा है। मैं तो अभी भी मानता हूं कि कहीं कहीं चल रहा हो। इन पर मुकदमा कौन करवाएगा? मैं तो कह रहा हूं कि सबको इकट्ठा होकर के एप्लीकेशन लेकर के देश भर के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग थानों में अब डालना चाहिए और देश को दिखाना चाहिए कि देखो नफरत फैलाने वालों नहीं होगा मुकदमा, इस पर चर्चा करने वालों, इस बात को आप तक लाने वाले पर मुकदमा होगा। सवाल यह है कि जो बोलता है उस पर मुकदमा नहीं होता, उस बोलने पे विश्लेषण करने वाले पे मुकदमा होता है। इसमें तो जज साहब पे मुकदमा हो जाना चाहिए अभिसार के मामले में। हाँ, यदि अभिसार में मुकदमा हो सकता है तो जज साहब पे भी हो सकता है। नहीं उसमें ये कहा है कि अभिसार ने उस न्याय देखिए, एक बार फिर से इस देश में संविधान लागू है, ये सवाल उठ रहा है अभी। क्या इस देश में संविधान लागू है तो नागरिकों के अधिकार उनके पास है? तुम्हारा मताधिकार चुनाव आयोग अपने सिस्टम से छीन लेगा। तुम्हारा शिक्षा का अधिकार सरकार आपको मुहैया नहीं करवाएगी, व्यवस्था तो कहां से होगा? आपका स्वास्थ्य का अधिकार हॉस्पिटल में लचर व्यवस्था से वैसे ही छीना जा रहा है। शिक्षा और स्वास्थ्य तो आदरणीय मोहन भागवत जी ने कहा, तो यदि इस मामले में मुकदमा हो तो उनपे भी हो। बोलने का अधिकार आप छीन रहे हो राष्ट्रद्रोह के नाम पर। यह प्रताड़ना है। वो भी जानते हैं कि राष्ट्रद्रोह की बात नहीं हुई है, ऐसा नहीं कि नहीं जानते, लेकिन जो केस के चक्कर में जो आपको मानसिक तकलीफ होती है उसका मुआवजा कौन देगा? उसका मुआवजा यही हो सकता है कि जिस अधिकारी ने ये एफआईआर ली उसका आने वाले 10-15 साल तक प्रमोशन रोक दिया जाए या उसको डिमोट किया जाए।
ताकि अधिकारी ऐसे मुकदमे दर्ज करने के पहले 10 बार सोचे। ये कहीं ना कहीं न्यायपालिका को अब इसमें उतरना होगा, नहीं तो विधायिका जो सत्ता में होती है वो कार्यपालिका अपने हिसाब से अपने डंडे से हाकेगी और प्रताड़ना जनता की होगी। बार बार कहते हैं कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका स्वतंत्र है, हर एक के अपने कार्य डिफाइन है। फिर ये कार्यपालिका न्यायपालिका के सामने क्यों हतप्रत दिखाई देती है? कार्यपालिका क्यों लताड़ खाती है बार बार न्यायपालिका से? क्योंकि कार्यपालिका विधायिका के कंट्रोल में, फ्री कहां है। लेकिन ये भी बड़ी बात है कि कार्यपालिका को ये यकीन है कि ये विधायिका इतनी ताकतवर है कि न्यायपालिका से भी हमें बचा लेगी, हमारा बाल बांका नहीं होने देगी। ये वही यकीन तो है है। कार्यपालिका। नहीं, अब न्यायपालिका को इसमें जाना होगा। यदि आज कोई भी न्यायपालिका के ऊपर जब आता है, नया कानून जब आता है, तो न्यायपालिका अपने अधिकारों का रक्षण नहीं करती क्या? अभी बहस चली रही है ना न्यायपालिका में, क्या राज्यपालों को, राष्ट्रपति को 3 महीने का समय पर्याप्त है या कानूनन है या गैर कानूनी है? न्यायपालिका बताती है ना कि हम हाथ पे हाथ धरे हुए नहीं बैठ सकते। तो क्या इस देश का संविधान जो इन नागरिकों के लिए है देश के, वो हतप्रत दिखाई देंगे? वो हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे? उनके अधिकारों का हनन होगा? वो क्या करेंगे? न्यायपालिका अपना रक्षण करेगी, विधायिका अपना रक्षण करेगी, कार्यपालिका अपना रक्षण करेगी, लेकिन ये तीनों जिनके लिए काम करते वो जनता कहां जाएगी? उनका रक्षण कौन करेगा? सवाल ही उठता है। चलिए, सवाल तो बहुत सारे हैं। अब यही है, एक विकल्प जनता ही तय कर दे कि भाई हम लोग डिबेट में बैठे तो मैं पूछ लिया करूं ओपनिंग के बाद कि भाऊ आपके अंदर इतनी एनर्जी कैसे रहती है, आप इतने डिबेट कैसे कर लेते हैं, इतनी एनर्जी कैसे रहती है, भाऊ क्या खाते हैं, आम कैसे खाते हैं, केला कैसे हाँ, यही खाते हैं, रह गया। छिले खाते हैं या बिना छिले खा लेते हैं, बिना छिले खा लेते हैं तो अद्भुत क्षमता है। इस टाइप के सवाल हम लोग पूछें, चर्चा करें और आपको परोस दें, बंद करें। अविशाल और सबसे पूछें, अविशाल से पूछ लें भाई चेहरे पे इतनी चमक कैसे है, इतने दिन बाद भी पत्रकारिता कर रहे 20-25 साल से, अभी भी चेहरे पे चमक बनी हुई है, 25 साल से ज्यादा हो, ऐसे सबसे पूछा जाए। यही कर सकते हैं, लेकिन ये करेंगे नहीं। आखिर में फिर बता दे, ये करेंगे नहीं, ऐसे ही सवाल नहीं, देखिए, पूछेंगे। मैंने क्या कहा, रावण फांसी आया, रावण का युग आया, कंस का युग आया, मुगलों का युग आया, अंग्रेजों का युग आया, मानव जाति ने सबसे लड़ा दिया, इंसानों ने सबसे जड़ा दिया। कोई तो पागल होते ही है। आज के समय भगत सिंह भी पागल ही माने जाएंगे ना, कि अपनी इतनी युवा में अपनी जिंदगी देश को दे दी। अंग्रेजों को तब पागल ही लगता था कि इतना युवा क्या जरूरत थी मरने की। महात्मा गांधी को भी पागल ही समझते थे। महात्मा गांधी को आज भी कई लोग पागल समझते हैं। तो कुल मिलाकर यदि हमें ये देखना है तो हर दौर में दमनकारी शक्तियां आई हैं और इंसानियत ने हर दौर में उन दमनकारी शक्तियों को टक्कर दी है। आपने सही कहा कि कली के अवतार का इंतजार नहीं करेंगे, लेकिन क्या मालूम कली किसके अवतार में आएगा। जब आपने कहा कि भगवान हर इंसान में बसता है, तो कली हो सकता है हम सब में बसता हो। चलिए, जो भी है, हम तो यही मानते हैं कि अगर ईश्वर ईश्वर कण कण में है, ईश्वर सब में है, तो अपने भीतर के ईश्वर को पहचानो और अपने आसपास के दैत्यों दानवों से मुकाबला करो। अब यही बात है कि हर व्यक्ति के लिए अलग हो जाएगा, क्योंकि अगर भीतर का ईश्वर जगा तो अपने आसपास के दैत्य दानों को पहचानेगा। आसपास के दैत्य दानव कौन है, उनको पहचानिए और आवाज बुलंद करिए, खामोश रहे,
तो ये खामोशी में कहा तो डीएनए से ब्लैक एंड व्हाइट, डीएनए बदल के करने वाले ये फिर ये खामोशी ही डीएनए बना देंगे, खामोशी ही डीएनए बना देंगे। डीएनए चेंज पर बहुत, डीएनए बदल करके बहुत सारे रिसर्च हो रहे हैं दुनिया भर में डीएनए चेंज पर। तो एक डीएनए में ये भी चेंज कर सकते हैं और चूहों पर उसका प्रयोग नहीं होगा, पत्रकारों पर प्रयोग होगा। पहले चूहों पर प्रयोग होता है, यहाँ पत्रकारों पर प्रयोग होगा। अगर पत्रकार खामोश हो गए इस वाले एक्सपेरिमेंट से, तो फिर जब पत्रकार खामोश हो गए, पत्रकार मतलब नहीं, पत्रकार खामोश हो गए, पागल है, पत्रकार खामोश हो गए तो फिर इन लोगों के वेदनाओं के शब्द देने वाला खामोश हो जाएगा, वेदनाएं खामोश हो जाएगी। चलिए, और फिर महात्मा गांधी भी पत्रकार ही थे, भूलिए मत। लोकमान्य तिलक भी पत्रकार ही थे, भूलिए मत। चलिए, पागल कहा अभिभाव ने, तो फिर भगत सिंह और भगत सिंह गांधी सब पागल थे, तो हम उसी पे बोल देते हैं, सीने पर जो जख्म है सब फूलों के गुच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। यही दीवारों पर उकेरा था, यही दीवारों पर उकेरा था। और हम आज भी दीवारों पर उकेरे हुए उन्हीं शब्दों के पीछे चलने के लिए तैयार हैं। वही हमारे सीने में भी वही उकेरा हुआ है। तो इजाजत दीजिए हमें, और एक बात फिर मैं आखिर में कह दूं कि जितने भी लोग हैं जो ईमानदारी से सवाल पूछ रहे हैं, उन्हें न डरने जरूरत है, न झुकने की जरूरत है, एक होने की जरूरत है, एक। और 1 और 11 भी हुए ना तो पर्याप्त है, और नहीं तो 1 भी पर्याप्त है, और नहीं तो 1 भी पर्याप्त है। एकदम इसी लाइन पर चलना है आखिर में, इसलिए कि ये कोई न कहे डरे और घबराए हुए हैं, डरे घबराए नहीं है भाई। ये तो FIR, हम फांसी के समय भी हम भगत सिंह के असली अनुयायी हैं, नहीं फर्क है। इजाजत दीजिए हमें, धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।